नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस। सोशल मीडिया, टीवी, फेसबुक, चारों तरफ से हम लोग अभी यही देख रहे हैं। ये एक नया डिजीज़ आ चुका है, ब्लैक फंगस। और रिसेंटली राजस्थान में तो ब्लैक फंगस रिलेटेड पैंडेमिक भी घोषित किया गया है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे ब्लैक फंगस होता क्या है। व्हाट इज़ ब्लैक फंगस? ये एक ख़तरनाक बीमारी है लेकिन रेयर है, तो चिंता करने का बात है नहीं। ये मेनली फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि हम लोग जो माइकोसिस वर्ड देखते हैं, माइकोसिस फंगल इन्फेक्शन को डिनोट करता है। और वो पैथोजेंस का जो फिलामेंट है, लॉन्ग फिलामेंट, ये हमारे बॉडी में जाता है। नॉर्मली ये फंगस रहता कहाँ पे है? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में रहता है और ये जाता कहाँ से है? नाक से और मुंह से। जाने के बाद ये हमारे लंग्स तक चला जाता है। पाया कहाँ जाता है? ये मिट्टी में, पेड़ों में, खाद में, जो फ्रूट्स वगैरह सड़ जो चुके हैं, वेजिटेबल्स जो सड़ चुके हैं, वहाँ पे पाया जाता है। मैं यहाँ पे पिक्स दिखाना चाहता हूँ। जो ताज़ा ब्रेड है वो देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वही ब्रेड हम लोग बहुत दिन से रख दिए तो वह देखिए एक ब्लैक कलर का धब्बा हो जाता है। ये जो ब्लैक है ये फंगस से ही हुआ है, और ये धब्बा जो है इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लैक फंगस। ये हमारा चेहरा का एक फ़ोटो है, लेटरल व्यू और एंटीरियर व्यू है। हम लोग दिखाना चाहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में नॉर्मली ये फंगस रहता है, और ये नेज़ल कैविटी और ओलर कैविटी रूट से ये अंदर की तरफ जाता है। नेज़ल कैविटी के पीछे रहता है नेज़ोफेरिंक्स और ओरल कैविटी के पीछे रहता है ओरोफेरिंक्स। दोनों जगह से ये फंगस अंदर की तरफ जाके हमारे ट्रैकिया और लंग्स के अंदर जाता है। और मेनली ये इफ़ेक्ट कहाँ पे करता है? साइनस को। नाक के दोनों तरफ बहुत सारे साइनस रहते हैं, जैसे मैक्सिलरी साइनस, एथमॉइड साइनस, सिग्मॉइड साइनस, फ्रंटल साइनस। ठीक है, तो ये साइनस को इफेक्ट करते हुए ब्रेन या लंग्स में पहुंच सकता है। कभी कभी जो स्किन इंजरी हुआ है उसमें भी इफेक्ट कर सकता है, या बर्न्स इंजरी, या लाइफ थ्रेटनिंग कोई भी कंडीशन जैसे डायबिटीज़, या जिसका इम्यूनिटी बहुत कम हो चुका है, या जो HIV या एड्स के पेशेंट हैं, उन लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? कॉमन सिम्टम्स जो हैं, नाक बंद हो जाना, नाक से डिस्चार्ज आना। ये डिस्चार्ज भी स्पेसिफिक है, नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है। ब्लैक कलर का या खून जैसा ब्लडी डिस्चार्ज आएगा। बुखार आ सकता है, हेडेक हो सकता है, मुंह के चारों तरफ स्वेलन, सूजन हो सकता है, दांत में दर्द, नमनेस, फेशियल पेन, मुंह के चारों तरफ, नाक के चारों तरफ काले धब्बे जैसे हो सकते हैं, देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, रेडनेस ऑफ आई या कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, और थ्रोम्बोसिस या नेक्रोसिस भी हो सकता है। ये मैं 2 पिक्स दिया हूँ जो ब्लैक फंगस से अफेक्टेड है पेशेंट। ये मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ, अभी हमारे चारों तरफ कोविड-19 के बहुत सारे पेशेंट्स हैं। कोविड-19 में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस बार बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी है। तो हॉस्पिटल में हम लोग जा रहे हैं और डॉक्टर साहब लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं। अभी हम लोग को समझना है, इतने दिन पहले तो ब्लैक फंगस था नहीं, तो अभी रिसेंटली इतना क्यों आ गया? तो जब भी हम लोग कोई पेशेंट को ऑक्सीजन वगैरह देते हैं, कैसे देते हैं ये पहले हम लोग को समझ लेना चाहिए। ये जो डायग्राम है देखिए, नेज़ल कैनुला बोलते हैं। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और नाक में घुसा देते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन जाता है। अगर पेशेंट का सैचुरेशन बहुत कम नहीं हुआ तो इसको यूज़ करते हैं। अगर पेशेंट का सैचुरेशन ज़्यादा कम हो गया तो पेशेंट को हम लोग मास्क के ज़रिए हम लोग ऑक्सीजन देते हैं। इससे भी अगर सैचुरेशन सही तरह से नहीं मेंटेन हुआ तो हम लोग मास्क विथ रिजर्वर, एक बैग लगा देते हैं। इसके बाद हम लोग कभी कभी नेबुलाइज़र यूज़ करते हैं। ये जो चीज़ देख रहे हैं ये कंटेनर है, यहाँ पे मेडिसिन देते हैं और वहाँ ऑक्सीजन से ये वेपर जाता है जो पेशेंट के चेहरे पे और मुंह में और जाता है, नाक में जाता है। बाईपैप और सीपैप ये क्या है? ये मेनली कंटिन्यूस फ्लो और ये
बाइफेजिक फ्लो है जो प्रेशराइज ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर दिया जाता है। यह है बाईपैप और सीपैप का मास्क। इसके बाद लास्ट जो स्टेज होता है वो है वेंटिलेटर। वो करने के लिए एंडोट्रैकियल ट्यूब ट्रैकिया के अंदर दिया जाता है और वेंटिलेशन में पेशेंट जाता है। ये तो लास्ट स्टेज है। लेकिन ये हम लोग अभी क्यों कर रहे हैं? जब ही हम लोग ये मास्क पहनते हैं, नॉर्मली ये जो फंगस है, कोई भी फंगस, ये ज़्यादा डेवलप कहाँ पे करता है? जहाँ पे नमी ज़्यादा होता है। जो ये जो है, हम लोग जब पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं तो हम लोग ड्राई ऑक्सीजन नहीं देते, हम लोग देते हैं मॉइस्ट ऑक्सीजन। तो ये कोई भी पेशेंट, कोविड पेशेंट बहुत दिन से अगर ये मास्क पहना रहा है तो यहाँ पे एक नमी ज़्यादा हो जाता है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाता है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाता है तो क्या करना है, यहाँ से जो फंगस है वो ज़्यादा डेवलप करते हैं। देखिए कोई भी पेशेंट का यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हैं मास्क लगा हुआ है, तो ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे थे, अगर ये ब्रेड को हम लोग एटमॉस्फेयर में ऐसे रख दे तो एटमॉस्फेयर में जो नमी है वो नमी के चलते ये ब्लैक फंगस तैयार हो गया। ठीक है, तो अभी ये कोविड-19 पेशेंट को ये सब ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एग्रेवेटिंग फैक्टर्स क्या है, किस पेशेंट को ज़्यादा हो सकता है? जो कोविड-19 पेशेंट है। क्यों कोविड-19 पेशेंट को ज़्यादा होगा? क्योंकि कोविड-19 पेशेंट में हो क्या रहा है, इम्यूनिटी बहुत कम हो जा रहा है। और हम लोग जानते हैं रोग प्रतिरोध क्षमता अगर कम हो गया तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया आके हम लोग को इफेक्ट कर सकता है। और कोविड-19 पेशेंट में इम्यूनिटी बहुत कम हो जाता है। HIV पेशेंट, वायरल डिजीज़, कंजेनिटल बोन मैरो डिजीज़, सीवियर बर्न, कैंसर पेशेंट और बहुत दिन से अगर अनट्रीटेड डायबिटीज़ रहा तो वो सब पेशेंट को म्यूकरमाइकोसिस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसको हम लोग रोकेंगे कैसे? जैसे चारों तरफ आप लोग मीडिया में देख रहे हैं, मैं भी वही चीज़ बोलूँगा। यूज़ N95 मास्क, अपने बॉडी को ढके रहिए, लॉन्ग शर्ट्स पहनिए, फुल पैंट पहनिए, ग्लव्स पहनिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस और यूज़ सैनिटाइज़र। कैसे सैनिटाइज़र यूज़ करना है वो मैं एक डायग्राम से समझाया हूँ। यहाँ पे मास्क का मैं एक फ़ोटो दिया हूँ। फेशियल शील्ड हम लोग यूज़ करने बोल रहे हैं, ग्लव्स यूज़ करने बोल रहे हैं और सैनिटाइज़र यूज़ करने बोल रहे हैं। तो हम लोगों को करना क्या चाहिए? पहले तो एडुकेट सोसाइटी अबाउट द डिजीज़। हम लोगों को जानना चाहिए ये ब्लैक फंगस होता क्या है, न कि बिना जाने इसके बारे में हम लोग कुछ अलग ही कुछ मतलब निकाले और डरे। जो डायबिटिक पेशेंट है उनको हम कहेंगे रेगुलर आफ्टर पोस्ट कोविड आप ब्लड शुगर चेक कीजिए, अपने शुगर को कंट्रोल कीजिए, जो आप डॉक्टर के सलाह से चल रहे हैं उसको मेंटेन कीजिए, वर्कआउट कीजिए। जो हाइपरटेंशन पेशेंट है अपना प्रेशर को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि देखा जाता है कोविड-19 पेशेंट जो कोमॉर्बिडिटी पेशेंट है वो लोग ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। कोमॉर्बिडिटी मतलब जिसका डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उन लोगों का ज़्यादा कोविड-19 हो रहा है। और कोविड अगर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है तो उसके साथ साथ ये ब्लैक फंगस भी आ जाता है। बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में स्टेरॉयड यूज़ हो रहे हैं, तो जितना कम स्टेरॉयड यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ करें और बिना डॉक्टर के सलाह स्टेरॉयड तो यूज़ करना ही नहीं है। एंटी फंगल, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बगैर एंटी फंगल एंटीबायोटिक यूज़ करना ही नहीं चाहिए। और जितना कम हो सके इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यूज़ करें तो अच्छा है। क्या करना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ को अगर आपके अंदर कोई बीमारी आए तो नियरेस्ट जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसके साथ संपर्क करें या डॉक्टर के साथ सलाह लें। डॉक्टर साहब मेरे ये साइन और सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? अगर नाक में कंजेशन वगैरह आए तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन सोच के घर पे बैठे मत रहें। डॉक्टर साहब जैसे बोल रहे हैं, जो जो इन्वेस्टिगेशन करने बोल रहे हैं वो कीजिए। इसका मैनेजमेंट क्या है? कंट्रोल डायबिटीज़। जो डायबिटिक पेशेंट है उसको डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। रिड्यूस स्टेरॉयड यूज़, जितना कम स्टेरॉयड यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। एंटी फंगल यूज़ कम कीजिए,
अगर करना ही है तो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के साथ कीजिए, नहीं तो नहीं। और इन्फ्यूज़न नॉर्मल सलाइन बिफोर एम्फोटेरिसिन बी, ये तो आप विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन ले ही नहीं सकते। मैं यहाँ पे मेनली प्रिवेंशन थ्रू द आयुर्वेद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्योर तो बहुत दूर की बात है, तो हम लोग अगर प्रिवेंशन ही कर लें तो ये कोरोना, ब्लैक फंगस का कोई भी डिजीज़ नहीं आएगा। आप एक चीज़ सोचिए, हमारे इंडिया में 3 डेकेड से पोलियो वैक्सीन दिया जा रहा है, अभी भी ये इरेडिकेट नहीं हुआ। पोलियो वायरस आया था, उसका वैक्सीन आया, कोरोना वायरस आया, अभी उसका वैक्सीन चल रहा है। अच्छा, हमें भी पता नहीं ये और कितने दिन ये वैक्सीनेशन चलेगा। तो एक एक डिजीज़ आएगा और एक एक वैक्सीनेशन चालू होगा और वो सालों भर चलता रहेगा। ये है ट्रीटमेंट? ये ट्रीटमेंट नहीं है। हम लोग को अगर स्वस्थ रहना है तो हमारे आचार्य लोग 5,000 साल पहले ही कैसे हमारे बॉडी को, कैसे हमारे मेंटल हेल्थ को सही रखना है, वो पहले ही बोल चुके हैं। जो हमारे चारों तरफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रहे हैं वो है क्या? हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, किडनी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, इंसोम्निया। अगर लाइफस्टाइल हम लोग सही तरह से मेंटेन करें तो ये डिसऑर्डर क्यों हो ना। तो हमारे आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स लोग या आचार्य लोग क्या बोल चुके हैं, देखिए। स्वस्थ वित्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे बॉडी को कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे हेल्दी रखना है, उसके बारे में बोला गया है। दिनचर्या, दिनचर्या मीन्स सुबह से शाम तक हम लोग जो डेली रूटीन करते हैं उसको कैसे करना है, उसको एक एक चीज़ के बारे में डिटेल्स में बोला गया है। सुबह उठ के बहुत सारे लोगों का लैट्रिन ही क्लियर नहीं होता। हाइजीन, सही तरह से हम लोग को हाइजीन मेंटेन करना होता है। जो देखिए, अभी हम लोग सैनिटाइज यूज़ कर रहे हैं, अभी हम लोग मास्क पहन रहे हैं, 2 गज दूरी यूज़ कर रहे हैं। तो पहले ही हमारे आचार्य लोग बोल चुके हैं, हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज करें तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह ये सब चीज़ तो आएगा ही नहीं। ऑयल, हमारे ऑयल का यूज़ आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा बोला गया है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा तक। आप देखिए, हमारे जो पूर्वज लोग थे, हमारे नानी, दादा दादी, वो लोग क्या करते थे, नहाने के पहले पूरे बॉडी में तेल का मसाज करते थे, नाक में तेल देते थे, कानों में तेल देते थे, मुंह में पानी देने के बाद उसमें तेल लेके उसका गंडूस करते थे, कुल्ला करते थे। ऐसे ही करते थे क्या? कुछ तो साइंटिफिक रीज़न है और ये सब साइंस प्रूवन हो चुका है। सद्वित्त, सद्वित्त क्या है? एक हो गया हमारा फिजिकल हेल्थ, जो शस्त्रवित्त बोलते हैं। एक होता है हमारा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को भी हम लोग सही रखना है। हम लोग को चैरिटी करना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, दूसरे को हेल्प करना चाहिए और हमारा कैरेक्टर सही होना चाहिए। आप सोचो, अगर आप गलत तरीके से कोई भी धन कमाओ तो आप मेंटली स्ट्रेस रहोगे। रात में जब सोने जाओगे ना तो एक मेंटली स्ट्रेस रहेगा और यही स्ट्रेस से पैदा होता है आपका डिजीज़, जैसे इंसोम्निया, रात में नींद नहीं आना, फिर खाना बंद हो जाएगा, एनोरेक्सिया, ज़्यादा सोचोगे तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब धीरे धीरे डिजीज स्टार्ट होता है। तो सद्वित्त, मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसे मेंटेन करना, ये हमारे आयुर्वेद में बोल चुके हैं। उसके बाद आता है ऋतुचर्या। ये तो हमारे इंडिया के छोड़ के कहीं पे होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में 6 ऋतु का वर्णन किया गया है। हर एक ऋतु में कैसे हम लोगों को रहना है, सब कुछ वहाँ पे बोला गया है। उसके बाद बोला गया है धारणीय और अधारणीय वेग। मतलब कौन सा वेग, हमारे बॉडी में कुछ वेग हैं, उसको कुछ धारण करना पड़ता है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ऐसे 10 वेग बोला गया है। इसको धारण करना चाहिए, इसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। और अधारणीय वेग, ऐसा कुछ हमारे बॉडी में वेग है, उसको अधारणीय मतलब धारण नहीं करना चाहिए। जैसे पुरुष वेग, हम मुझे लैट्रिन आया तो लैट्रिन जाना चाहिए, यूरिन आया तो यूरिन करना चाहिए, हंसना है तो हंसना चाहिए, जिम्भा आया तो यावरिंग लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे अधारणीय वेग 13 वेग बोला गया है। तो वो सब वेग को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। अगर धारण किए तो उसमें क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं वो सब कुछ हमारे आचार्य लोग बोल चुके हैं।
फिर आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, हमारे शास्त्र में आहार के बारे में बहुत डिटेल्स में बोला गया है। कौन सा आहार कहाँ खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कौन सा का आहार नहीं खाना चाहिए। हर एक डिजीज़ के साथ पथ्य अपथ्य बोला जाता है। जो अभी के ज़माने में हर एक डिजीज़ होता है लेकिन पथ्य पथ्य बोला ही नहीं जाता। हम आयुर्वेद डॉक्टर लोग कोई भी प्रिस्क्रिप्शन में पहले हम लोग पथ्य क्या है अपथ्य क्या है इसके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि मेडिसिन तो बहुत दूर की बात है। हम लोग, मुझे शुगर हुआ है या हाइपरटेंशन हुआ है तो शुगर पेशेंट पहले जो जो खाना नहीं चाहिए उसको पहले कंट्रोल करिए। हाइपरटेंशन है, जिसको कंट्रोल करना है जो खाने में से उसको कंट्रोल कीजिए। मेडिसिन तो बहुत दूर की बात है, मेडिसिन को लेना ही नहीं चाहिए। निद्रा, कब सोना चाहिए कब नहीं सोना चाहिए इसके बारे में बोला गया है। ब्रह्मचर्य, ये तो कोई मानता ही नहीं है लेकिन ये भी साइंटिफिक प्रूवन हो चुका है। योगा, इसके बहुत सारे टाइप है लेकिन इसमें यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग जितना जानते हैं आसन है प्राणायाम, जो अभी बहुत शायद 1% लोग मान रहे हैं, और इसको जो लोग मान रहे हैं उसका तो इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। रसायन, जो हम लोग बोलते हैं इम्यून बूस्टर, आप लोग कुछ कुछ ये ड्रग्स का नाम जानते हो, जैसे आंवला होता है, गिलोय होता है, अश्वगंधा होता है, ये सब चीज़ इम्यून बूस्टर है। स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या है? कोई भी बुक को फॉलो कीजिए जो आपको भगवान का दर्शन कराए या भगवान के साथ मिले। जैसे गीता हो सकता है, रामायण हो सकता है, कुरान हो सकता है, बाइबल हो सकता है, कुछ भी। ये हम लोग जो कोविड-19 पेशेंट्स जो हम लोग देख रहे हैं सुबह शाम हॉस्पिटल में, वो लोग क्या है, वो लोग डरे हुए हैं, बहुत सदमे से हैं। हम लोग को क्या होगा, हम लोग जी पाएंगे या नहीं? तो ये स्ट्रेस को हटाने के लिए आप लोग कुछ अच्छा बुक पढ़िए, रामायण महाभारत कुछ भी बुक्स पढ़िए, भगवान का नाम जप कीजिए। जब भी आप भगवान का नाम जप करेंगे तो देखिए अब एक एक दिन में आपका इम्यूनिटी कैसे डेवलप्ड होगा। और अगर आप लोग ये स्वस्थ वृत्त सदवृत्त, मतलब फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए आयुर्वेद जो बोल के गए हैं 1000 साल पहले, अगर सोसाइटी में जो भी रहते हैं अगर 1% भी इसका माने तो हम लोग बहुत सारे डिजीज़ से मुक्त हो सकते हैं। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट हमारे यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो ब्लैक फंगस है या म्यूकोरमाइकोसिस है, ये क्या है, हाइपर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। होता क्या है, मास्ट सेल रप्चर हो जाता है, हम लोग सभी जानते हैं। नेक्रोसिस हो रहा है, थ्रोम्बस भी फॉर्म कर रहा है, इसलिए हमारे डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉटिंग ड्रग दे रहे हैं। कोरोना वायरस भी वही है। तो इसको हम लोग आयुर्वेद में वायु का प्रकोप बोल सकते हैं। वायु अगर प्रकोप हुआ, मेनली ये त्रिदोष तो है ही, लेकिन उसमें वायु और कफ का प्रकोप बोल सकते हैं, और उसके साथ साथ रक्त धातु भी इन्वॉल्व हो चुका है। तो वायु का हम लोग दोष अगर देखें तो क्या लिखा है, रुक्ष लघु शीत, ये सब गुण गुण है। तो उसका ऑपोजिट गुण हम लोग ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। इसका ऑपोजिट क्या गुण है, स्नेह पदार्थ, चतुस्नेह का यूज़ कर सकते हैं। स्नेह मीन्स हमारे मेनली इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है, नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी, या हम लोग बोल सकते हैं पूरा फेस में। तो हमारे आयुर्वेद में मैनेजमेंट बोल ही दिया गया है, स्नेहन, तेल से मसाज करने के लिए। तेल से मसाज करना क्या है, क्योंकि उसमें स्निग्ध गुण होता है और वायु रुक्ष गुण है। तो रुक्ष गुण को कम करने के लिए हम लोग स्निग्ध गुण यूज़ करेंगे। तो स्नेहन करेंगे किससे, तिल तेल से स्वेदन कर सकते हैं। स्वेदन के लिए हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं उसमें तुलसी हो सकता है, अजवाइन हो सकता है। और इसमें एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी आप लोग स्वेदन करवाएंगे तो नाक से मुंह से लेना है। मतलब जो भेपर लेना है आपको, नाक से लेके मुंह में लेना है, लेकिन मुंह से लेके नाक में कतई नहीं। अगर मुंह से लेके नाक में लेना जाए तो ये एक पासाज है जो क्रेनियल कैविटी तक जा सकता है, तो वो नहीं करना चाहिए। फिर हम लोग अनुतैल से नस्य ले सकते हैं। हम लोग पंचकर्म में एक प्रोसीड्यूर है उसको बोलते हैं नस्य, और अनुतैलीय एक मेडिसिन का नाम है जो नेज़ल कैविटी में देते हैं और नस्य करवाते हैं पेशेंट को। गंडूस धारण, मुंह में पानी लेके, इसको कुल्ला नहीं करना है, मुंह में पानी लेके वो पानी के अंदर पहले ही मेडिसिन ले सकते हैं। हम लोग घर पे जो रहता है सरसों का तेल या तिल तेल, वो लेके मुंह में धारण करना, इसको बोलते हैं गंडूस। आँख के लिए अंजन कर सकते हैं,
वो त्रिफला घी के साथ। घी क्या है? वो भी चतुस्नेह, घृत तैल वसा मज्जा, ये चतुस्नेह के बारे में बोला गया है। अब देखिए सभी में तेल का यूज़ किया गया है, स्नेहन में, स्वेदन में, अनुतैले फर्नस्य, नाक में, आँख के लिए, सभी के लिए अलग अलग आयुर्वेद में बोला गया है। और ये डिजीज़ किसके लिए कहाँ से आ रहा है? कोविड-19 हो या ब्लैक फंगस हो, मेनली ये ओरो नेजल कैविटी से ही जा रहा है। अगर इसी को हम लोग सही किए, रेगुलर बेसिस में हम लोग ये कर सकते हैं, तो ये वायरस तो आ ही नहीं सकता। फिर आयुष काढ़ा का यूज़ करने हम लोग सभी बोल रहे हैं, गवर्नमेंट भी बोल रहे हैं। तो आयुष काढ़ा में हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? अजवाइन, ब्लैक पेपर, तेज पत्ता, हल्दी, दालचीनी, लवंग, तुलसी, ये सब चीज़ का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रसायन जो इम्यून बूस्टर है उसका हम लोग रेगुलर सेवन कर सकते हैं। ये सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस, जो सी वायरस अभी आया है 10 साल बाद और भी वायरस आ सकता है। तो क्यों ना हम लोग ये अगर रसायन रेगुलर बेसिस में यूज़ करें तो कोई भी फंगस आ नहीं सकता। जैसे अगस्त रसायन, च्यवनप्राश, नीलियांबू कषाय, अश्वगंधा, नीम, गुरुची, आंवला, ये सब रसायन है। प्राणायाम करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप लोग सभी को, आप लोग देख रहे हो लोग वेंटिलेटर में जा रहे हैं, मास्क लगा के बैठे हुए हैं हॉस्पिटल, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। उतना तक जाना ही क्यों है? अगर घर पे बैठे बैठे रेगुलर हम लोग प्राणायाम करें, रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, रेगुलर शंख बजाएं, स्पायरोमेट्री का यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में। क्यों? हमारे आचार्य लोग पहले ही बोल चुके हैं, भगवान में पूजा अर्चना करने के लिए शंख बजाइए। वो और कुछ नहीं है, हमारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। मेडिसिन बोला गया है कुछ, महालक्ष्मी विलास, सिद्ध मकरध्वज, मृत्युंजय रस। लेकिन मैं पहले ही बोलूँगा, ये कोई भी, ये स्लाइड में जो भी मेडिसिन या जो भी कुछ बोला गया है अपने से यूज़ मत करिए, प्रॉपर डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही यूज़ कीजिए। क्योंकि आयुर्वेद साइंस ऐसा है, हम लोग जो डॉक्टर लोग हैं, हम लोग उनका दोष का विचार करते हैं, धातु का विचार करते हैं, कौन सा धातु इन्वॉल्व हुआ है। ये नहीं है ये ब्लैक फंगस कोई एक पेशेंट को हुआ है तो दूसरे पेशेंट को वही मेडिसिन देना होता है। हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है। हम लोग हर एक चीज़ को अलग अलग जैसे ट्रीट करते हैं। किसी का एक दोष कॉमनली, किसी का एक दोष इन्वॉल्व हुआ है, किसी का दूसरा धातु इन्वॉल्व हुआ है, फिर उन पेशेंट का नाड़ी परीक्षा वगैरह करना पड़ता है, कौन सा स्रोत इन्वॉल्व हुआ है वो देखना पड़ता है। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा ये प्रोटोकॉल को फॉलो करें। अगर आपको कुछ हुआ तो प्रॉपर डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही आप लोग ये मेडिसिन यूज़ करें। जैसे यहाँ पे दिखाया गया स्नेहन कैसे किया जाता है। ये फोरहेड में, नाक के चारों तरफ हम लोग ऑयल मसाज करते हैं, फिर स्वेदन करते हैं। जो ओरोनेजल कैविटी को छोड़ के भी हम लोग गर्दन वगैरह, पीठ में चारों तरफ ये हम लोग स्टीम से वेपर देते हैं। ये होता है नस्य, जो नेज़ल कैविटी में तेल वगैरह हम लोग डालते हैं। ये अक्षितर्पण बोला गया है। जो आई में प्रॉब्लम होता है उसमें मेडिकेटेड कुछ ऑयल दिया जाता है, इसको अक्षितर्पण बोलते हैं। ये गंडूस, मुंह में अनुतैल या सरसों का तेल लेके मुंह में रखना, इसको गंडूस बोलते हैं। अंजन, आँख में अंजन करना। सॉल्ट वाटर गार्गिल तो हम लोग सभी लोग कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग बहुत चीज़ के लिए उपकार मिलता भी है। ये हम लोग आयुष काढ़ा दे के भी गार्गिल कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है ये, और एक हमारे आयुर्वेद में बोला गया षटकर्म, उसमें जलनेति बोला जाता है। ये मेडिकेटेड वाटर दिया जाता है या प्लेन वाटर सॉल्ट के साथ मिला के भी हम लोग दे सकते हैं। एक नाक के दे से दूसरे नाक से निकालना, इसमें क्या होता है, नेज़ल जो पाथवे है ये पूरा क्लियर हो जाता है। और हम लोग जाते हैं, ये कोविड-19 या ब्लैक फंगस है कहाँ पे, मेनली नाक से, रूट से ही अंदर जाता है। हम लोग को भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। इसलिए कोई भी धर्म जाति के हो तो भगवान, महाभारत, रामायण, बाइबल, कुरान, ये सब पढ़ना चाहिए। और रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ओम का मंत्र का चैंटिंग, ये करना चाहिए। तो अगर हम लोग प्रिवेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं, न कि ज़्यादा मेडिसिन खाएं। तो सभी को मैं बोलूँगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ अच्छे रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।